हेलो, वेलकम बैक टू द न्यू रिएक्शन वीडियो। और अभी जिस वीडियो के ऊपर हम लोग रिएक्ट करने वाले हैं उस वीडियो का टाइटल है। वीडियो का टाइटल है इंडियाज बैगर प्रॉब्लम्स। अच्छा जी, इंडियाज बैगर प्रॉब्लम। प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है। और खैर वीडियो को चेक करते हैं और देखते हैं कि क्या है। इंडिया के अंदर भी मांगने वाले लोग हैं, पाकिस्तान के और अंदर भी। उनके भी मसाइल हैं। वैसे उनके मसाइल नहीं है, ये मतलब उससे नहीं है। इंडियाज बैगर प्रॉब्लम, प्रॉब्लम है कि मतलब इंडिया के अंदर जो मांगने वाले लोग हैं उनका मसला उनका है। मसला तो वही तो मैं कह रही हूँ, वो उनका तो चलो, सिर्फ मेरे हाँ। ख्याल से इंडिया के अंदर जो मांगने वाले लोग हैं उनका सिर्फ इंडिया के अंदर मसला होना है। पाकिस्तान के अंदर एक और मसला है। पाकिस्तान के अंदर जो मांगने वाले लोग हैं वो यहाँ से डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में जाके हाँ। मांगते हैं। हम लोग इस टाइम पे, मैं ये उनकी बात नहीं कर रहा एज ए फनी वे में, मतलब अपने प्राइम मिनिस्टर की बात नहीं कर रहा। वो तो है ही फकीर, हर जगह पे मांगने पहुंच जाता है। लेकिन मैं इस टाइम पे बात कर रहा हूँ जो आम लोग हैं। सऊदी अरेबिया जाते हैं, वहाँ पर मांगते हैं, मतलब यही काम कर रहे हैं। इसकी वजह से सऊदीया ने वीज़े बंद किए हुए थे पीछे कुछ अर्सा दुबई पहले वालों तक। ने भी दुबई ने भी बंद किए। विजिट मिलकर फ्रॉड हाँ। करते हैं, हाँ। पाकिस्तानी वहाँ मतलब पे। नहीं, वहाँ पर भी ये जाके मांगते हैं उसको, वहाँ पर भी वीज़ाज बंद किए। फिर और भी कुछ कंट्रीज़ हैं जिन्होंने वीज़ाज इसीलिए बंद किए थे कि पाकिस्तानी वहाँ पर जाके मांगते हैं। खैर ये एक शर्म वाली बात है और होना तो नहीं चाहिए इस तरीके से। बहरहाल ये चीज़ें गवर्नमेंट को देखनी चाहिए कि कौन बंदा एलिजिबल है जाने के लिए, उसके पास कितना पैसा है, उसके पास बैकग्राउंड कैसा है, उसकी क्या चीज़ें हैं, तो उसके बाद उनको वीज़ाज अलाउ करने चाहिए। तो लेट्स गो, स्टार्ट करते हैं, चेकआउट करते हैं इस वीडियो को। इसके अंदर क्या है तो और आप इसके लोगों का साथ जो साथ भी अगर ओपिनियन चैनल हुआ, को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी लाजमी कर लीजिए। आप लोगों का जो ओपिनियन हुआ कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है। एक बार इस मैप को देखिए। ये मैप दिखाता है कि 2011 सेंसस के हिसाब से हर इंडियन स्टेट में कितने भिखारी हैं हर लाख लोगों के लिए। और हम देख सकते हैं कि कैसे बंगाल और असम का नंबर सबसे ज्यादा है। और अगर हम पूरे इंडिया की बात करें तो हर 1 लाख लोगों में करीब 33 बेगर्स या फिर भिखारी हैं। टोटल नंबर की बात करें तो 2011 में करीब 4 लाख भिखारी थे पूरे देश में। और इन भिखारियों की वजह से इंडियन गवर्नमेंट फिर भी इतना बड़ा नहीं है, मतलब फिगर नहीं है जिस तरह हाँ, मुझे ऐसा लगता था कि ये ज्यादा ज्यादा होगा। बहुत बड़ा फिगर होगा, लेकिन इतना बड़ा फिगर नहीं है। अजीब से कदम उठाती है। जैसे 5 साल पहले फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की बेटी इवांका ट्रंप हैदराबाद आ रही थी, जिसकी वजह से हैदराबाद पुलिस के सामने एक बड़ी प्रॉब्लम आ गई, क्योंकि उस शहर में हजारों भिखारी आपको मिल जाएंगे और पुलिस को जिम्मेदारी दी गई थी उनको हटाने की। और रातों रात हटाने की। हैदराबाद पुलिस ने करीब 6000 भिखारियों यानी को कि मांगने सड़कों से से बना। हटाकर या तो जेल में डाला या फिर शेल्टर्स में। पर हम में से कई लोग जानते हैं प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करेगी, बल्कि एक दिन के लिए आपके चश्मे हटा देगी ताकि आपको प्रॉब्लम दिखे ही ना। माँ, मुझे सब दिखाई दे रहा है। कुछ लोग मानते हैं कि इंडिया में भिखारीपन के लिए मेन कारण है ऑर्गेनाइज माफिया, जो बच्चों को किडनैप करते हैं और मजबूरन भीख मांगने के लिए बोल देते हैं। पर ये सच नहीं है। भिखारीपन के कई और कारण हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ इस वीडियो में। अच्छा, ये पता नहीं क्या क्या बताएंगे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान के अंदर जो भिखारी हुए हैं लोग, या भिखारी बन रहे हैं, या मतलब इस चीज़ पे जो जिन्होंने स्टार्ट की है ये जो भीख मांगना, कोविड में ये सबसे ज़्यादा हुआ है। कोविड में क्योंकि दुनिया में यही हो रहा था, पूरी दुनिया में, कि बस दुनिया ख़त्म खत्म होने होने वाली है वाली है। बस। एक क़यामत का समा है, मतलब दुनिया ख़त्म होने वाली है अब बस। जिस बंदे के पास भी जितने पैसे होते थे ना, वो चाहता था कि यार मेरे पास पैसे तो हैं, कोई भी मांगने वाला या हाँ, कोई भी उसको बंदा दे दे। बैठा हुआ है, कोई मजदूर भी बैठा हुआ है ना, तो चाहे वो सिर्फ मजदूरी करके पैसे लेता था तो उस बंदे को पैसे दे के चले जाते थे। तो इस चीज़ ने सबसे ज़्यादा लोगों के अंदर ये भिखारीपन की चीज़ लेके आया है कि लोग अब मेहनत करने से बेहतर है मांगना। थोड़ा सा, हाँ। थोड़ी सी दो चार चीज़ें रख के रोड के कॉर्नर पे बैठ जाते हैं और मांगना शुरू कर देते हैं, और दिखने में ये लगे कि यार ये बहुत कोई काम करने वाला बंदा है, मजदूर बंदा है, और इसको मजदूरी के लेकिन लिए इसके कोई साइड मिला इफेक्ट नहीं ये है। भी हुए हैं ना, कुछ मेहनत भी कर रहे होते हैं लेकिन यही लग रहा होता है कि वो मांगने के लिए बैठे हैं। हम्म। तो नहीं, मेहनत करने वाले बैठते नहीं है, हाँ। उनको फिर मजदूरी के लिए दिहाड़ी वगैरह मिल जाती है। लेकिन ये ये तो लोग जो स्टॉल रोडों लगा, के हाँ। साथ बैठे हुए होते हैं ना, वो मोस्टली इसी चक्कर में बैठे हुए होते हैं। अगर तुम उनको बोलोगी ना कि चलो किसी काम के लिए जाते, तो वो काम के लिए नहीं जाएंगे, पैसे मांगेंगे।
सबसे पहले बात करते हैं कि भिखारीपन का मतलब क्या होता है। आप शायद Okay. बोलोगे कि भिखारी वो व्यक्ति हुआ जो पूरे समाज पर निर्भर रहता है अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए, पर दूसरों के दान पर निर्भर रहना कोई नई चीज नहीं है हमारे देश में। इनफैक्ट एंशियंट टाइम्स में वैश्वत मनु वो अपनी राइटिंग में जो 2500 साल पुरानी थी चैरिटी के बारे में बात करते हैं। वो कहते हैं कि किसी भी राजा के लिए अनाथ और बूढ़े लोगों की मदद करना बहुत जरूरी है। चाणक्य भी ऐसी ही चीज कहते हैं। एंशियंट इंडिया में आश्रम और गुरुकुल का भी कॉन्सेप्ट था, जहाँ स्टूडेंट्स अपने और अपने गुरु के लिए दान मांगते थे। ब्राह्मण भिक्षा या फिर चैरिटी पर निर्भर थे क्योंकि उन्होंने अपनी पूरी संपत्ति त्याग दी थी। भगवती भिक्षाम दे। जैनिज्म जैसे रिलीजन में भी आपको चैरिटी या फिर दान का कॉन्सेप्ट मिलेगा। जैसे आपको जैन साधु और साध्वी मिलेंगे जो एक सिंपल जिंदगी जीते हैं और दूसरे के दान पर निर्भर करते हैं। इनफैक्ट जैनिज्म में दान मांगना एक इम्पोर्टेंट मूवमेंट होती है एक साधु या फिर साध्वी के लिए, क्योंकि ये एक रेयर ओकेजन होता है जहाँ वो दूसरे लोगों के कांटेक्ट में आते हैं। इसी वजह से प्री कॉलोनियल इंडिया में दूसरे लोगों के दान पर निर्भर रहना हमारे रिलीजन और सोशल ट्रेडिशंस का भाग माना जाता था। और कई लोग का मानना है कि हमारी ऐसी सोच बदल गई अंग्रेजों के आने के बाद, क्योंकि अंग्रेज ये मानने लग गए कि शहर में भिखारियों के आने की वजह से शहर की प्रॉब्लम्स बढ़ जाएंगी। जैसे 1879 में टाइम्स ऑफ इंडिया के आर्टिकल ने लिखा था कि ऐसे लोग शहर में बीमारियां फैला देंगे और इसी वजह से भिखारियों को शहर के बाहर भेजना होगा। पर कुछ लोग कहते हैं कि एक्चुअली अंग्रेज सही थे और हम भिखारीपन और दान के कॉन्सेप्ट्स को कंफ्यूज कर रहे हैं। वो कहते हैं कि इंडिया में जो लोग दान पर निर्भर करते हैं वो साधु साध्वी बने क्योंकि वो स्पिरिचुअल होना चाहते हैं, इसलिए उन लोगों को दान देना हमारा धार्मिक कर्तव्य माना जाता है। जबकि जो भिखारीपन है वो एक सोशल प्रॉब्लम है, वो लोग कोई स्पिरिचुअल चीज नहीं कर रहे, इसलिए लोग कहते हैं कि ऐसे लोग हमारे समाज पर एक बोझ है। वहीं दूसरे लोग कहते हैं अब चाहे वो कंट्रीब्यूट ना कर रहे हो हमारे समाज में, पर हमारा कर्तव्य है कि कम से कम उनकी बेसिक जरूरतें पूरी हों। अब चाहे लास्ट 50 सालों में इंडिया में बहुत डेवलपमेंट आई हो, पर अनफॉर्चुनेटली एक भिखारी की जिंदगी ज्यादा बदली नहीं है। जैसे दो एग्जांपल्स देते हैं, एक कोलकाता से 1977 और दूसरा दिल्ली से 2016। ये एग्जांपल्स आपको बताएंगे कि इंडिया तो बहुत डेवलप हुआ है पर कई लोगों की जिंदगी में बिल्कुल बदलाव नहीं आया। जैसे 40 साल पुरानी रिसर्च ने दिखाया कि कैसे कोलकाता के कालीघाट एरिया में आपको कई भिखारी मिल जाते काली टेम्पल रोड के पास, और ये भिखारी टेम्पल की टाइमिंग्स के साथ चलते। जैसे मंदिर में दर्शन करने आए लोग बढ़ते, उसी हिसाब से भिखारियों की संख्या भी। अगर उनको दोपहर तक कोई खाना ना मिलता तो वो किसी न किसी तरह खाने बनाने की कोशिश करते। इस रिसर्च ने दिखाया कि कैसे उनके पास मिट्टी के बर्तन थे, एल्यूमिनियम प्लेट, ग्लास बॉटल्स और पुराने बर्तन भीख मांगने के लिए। और अब 2016 की बात करते हैं। 60 साल की सावित्री सिंह प्राचीन हनुमान मंदिर के बाहर भीख मांगती थी। वो डिसेबल्ड है और ज्यादा चल नहीं सकती। वो कहती है कि उनका बेटा डेली लेबरर की तरह काम करता है, वहीं वो मंदिर के पास भीख मांगती हैं। हर दिन उनको करीब 20 रुपए ही मिलते हैं, पर मंगलवार के दिन जब कई लोग हनुमान जी की पूजा करने आते हैं तब उनकी इनकम 500 रुपए हो जाती है। अब ये बस दो एग्जाम्पल्स के जरिए आप पूरी कहानी नहीं समझ पाओगे, और ये हमें बताते हैं कि हमारे समाज में कुछ लोगों की सिचुएशन 40-50 साल में बिल्कुल नहीं बदली। तो अब सवाल यह है कि इंडिया में लोग भिखारी बनते क्यों हैं? इसके मेनली 3 कारण है। पहला बहुत ऑब्वियस है, गरीबी और बेरोजगारी। दिल्ली हाईकोर्ट ने एक बार कहा था कि कोई भी भीख मजबूरी के लिए ही मांगता है। एक ऐसा देश जहाँ सरकार किसी को खाना या फिर रोजगार नहीं देगी तो उस देश में भीख मांगना कैसे गुनाह हो सकता है? अब ऐसे एनवायरनमेंट में जहाँ गवर्नमेंट लोगों की मदद नहीं कर पाती, उस जगह दूसरे लोग मदद करने की कोशिश करते हैं, जैसे लोकल मंदिर। पर कुछ लोग कहते हैं कि जो लोकल सपोर्ट सिस्टम होता था पहले, अब वो नहीं है। इसी वजह से जब लोगों को गांव में मदद नहीं मिलती वो शहर आ जाते हैं। दिल्ली पर हुई एक स्टडी के हिसाब से शहर के 67% भिखारी दिल्ली के बाहर से आए थे। तेलंगाना की एक स्टडी ने दिखाया कि 70% भिखारी किसान थे जिनके पास जमीन नहीं थी और जिन पर कर्ज का दबाव बढ़ते जा रहा था। इसी वजह से वो शहर में आए थे एक जॉब ढूंढने के लिए। शहर में आकर कुछ लोग खुदाई का काम करते हैं, कुछ नौकर या फिर कूली बन जाते हैं, और जिनको कुछ नहीं मिलता वो भिखारी बन जाते हैं। सोशल एक्टिविस्ट हर्ष मंदर ने कहा कि 95% भिखारी सिंगल विमेन होती है जिनका परिवार उनको बाहर फेंक देता है, बच्चे होते हैं जो अपनी भूख की वजह से घर छोड़ देते हैं, या फिर वायलेंट पेरेंट से बचकर घर छोड़ देते हैं। जैसे आशा जोगदन जो महाराष्ट्र के जलना डिस्ट्रिक्ट में रहती थी, वो पुणे आ गई भीख मांगने के लिए क्योंकि उनका पति बस दारू पीता था और कुछ काम नहीं करता था, और उनका बेटा उनको बस 1200 रुपए देता था महीने के, जिससे वो काम नहीं चला सकती थी अपना। फिर 11 से एक 70 साल की महिला पुणे में भीख मांगने लग गई क्योंकि उनका बस बेटा ही पूरे परिवार में काम कर सकता था, और उस बेटे की इनकम
परिवार के 6 लोगों को सपोर्ट नहीं कर सकती थी। एक स्टडी ने दिखाया कि 80% भिखारी भीख मांगना छोड़ देंगे अगर उनको पैसे कमाने का उपाय बताया जाए। हमें लगता है कि वो लोग जो भिखारी होते ये हैं वो बात फुल तो टाइम राइट है। भिखारी होते हैं, पर ऐसा नहीं है। कई लोग कुछ काम कर रहे होते हैं पर उस काम से उनको इतना पैसा नहीं मिलता जिससे वो अपनी रोजी रोटी कमा सके। इसी वजह से उनको भीख भी मांगनी पड़ती है। कई लोग कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में काम करते हैं, फैक्ट्री में, सड़कों पर सामान बेचते हैं, कूड़ा उठाते हैं या फिर रिक्शे चलाते हैं। पर अनफॉर्चुनेटली कोविड के बाद ये सिचुएशन और बिगड़ गई। एक अनुमान के हिसाब से दिल्ली के कोविड करीब का- आधे भिखारी ने भीख मांगना पिछले 2 सालों में स्टार्ट किया जब उनकी जॉब चली गई। दिल्ली में एक आदमी के पास तो MBA डिग्री थी पर कोविड में उनकी जॉब चली गई और वो इतने डिप्रेस हो गए कि उन्होंने अपनी जान लेने की कोशिश करी। उनके पड़ोसियों ने उनको बचाया और एक अस्पताल में भर्ती कर दिया, पर उनके पास अस्पताल के खर्चे के पैसे नहीं थे, जिस वजह से उनको अस्पताल से सड़कों पर फेंक दिया गया और अब वो साउथ दिल्ली मेट्रो स्टेशन के पास भीख मांगते हैं। और वो अकेले नहीं है, कोविड के दौरान कई लोगों की जॉब्स गई थी। पर आप शायद जानते नहीं होंगे कि कोविड की वजह से नई जॉब अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट हुई। गरीबी के अलावा दूसरा कारण है डिसेबिलिटी। NCR में करीब 30% भिखारी डिसेबल। अच्छा, मेरे ख्याल से डिसेबिलिटी जो है, ठीक है, उसमें भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि फिर भी नहीं मांगते, डिसेबल होने के बाद भी नहीं उनमें वो मांगते। एक उनको पैशन होता है कि हाँ, हमने कोई- खुद ही कमाना है कुछ अपने ना कुछ हाँ, काम करते हैं। करनी मेरे है, मेरे मेहनत। एक पड़ोस में रहते हैं, एक भाई हैं, तो इस टाइम पे वो बहुत सारे लोगों को टीच कर रहे होते हैं, ठीक है, और वो खुद डिसेबल हैं, लेकिन मतलब इसी तरह व्हील चेयर के ऊपर हैं और हाथ वगैरह काम करते हैं, बॉडी भी, उनका जिस्म भी बिल्कुल छोटा सा है, लेकिन एक तो वो क्लासेस देते हैं ऑनलाइन, खुद भी पढ़ाई की इंटरनेट से ही, और उसके अलावा वो और भी इस तरह के जो लोग हैं उन लोगों को व्हील चेयर्स वगैरह देते हैं, उनकी हेल्प करते हैं, बाहर से डोनेशंस लेके देते हैं। मतलब बहुत सारे कंट्रीज़ के साथ उनके कांटेक्ट हैं, डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स से रिलेटेड, चीज़ों से रिलेटेड। तो कुछ लोग ऐसे काम होते भी करते हैं हाँ कि मतलब डिसेबल ज़रूरी होने नहीं के है, हाँ, बावजूद भी जो खुद काम करना ऐसे चाहते ही हैं। है। थे, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली हमारे देश में ये माना जाता है कि अगर कोई डिसेबल है तो वो काम करने के लिए लायक नहीं है। उनको एजुकेशन या फिर ट्रेनिंग मिलना मुश्किल हो जाता है। कई बार उनके लिए स्पेशल एजुकेशन कोर्सेज नहीं होते और उसके अलावा उनके लिए बेसिक चीजें भी नहीं है, जैसे सीढ़ी कैसे चढ़ना, जैसे पब्लिक टॉयलेट कैसे एक्सेस करना। जैसे अहमद जो एक डिसेबल्ड आदमी है उत्तराखंड से और जो निजामुद्दीन में भीख मांगते हैं, वो कहते हैं कि गवर्नमेंट की तरफ से कुछ सपोर्ट ही नहीं है डिसेबल्ड लोगों के लिए। वो कहते हैं वो काम करना चाहते हैं पर उनके लिए बहुत मुश्किल बना दिया काम करना। कई गवर्नमेंट्स ने वादा किया कि वो एक डिसेबिलिटी पेंशन देंगी डिसेबल्ड लोगों को, पर इंडियन सरकार के साथ इतनी मारपीट करनी पड़ती है अपने हक को जीतने के लिए, जिस वजह से लोगों के पास कोई और ऑप्शन बचता ही नहीं है। जैसे यूसुफ मुंबई से हैं और महाराष्ट्र में एक यूनिवर्सिटी से उन्होंने ग्रेजुएशन करी थी आर्ट्स और क्राफ्ट में। वो इंडिया गेट के पास स्केचेस बनाते थे टूरिस्ट के लिए, पर उनका एक एक्सीडेंट हो गया जिस वजह से वो पैरालाइज हो गए। अब क्योंकि सरकार से कोई सपोर्ट नहीं मिला, उनके पास बस एक ही रास्ता बचा, भीख मांगने का। पर आज वो दिल्ली के नेहरू एनक्लेव मेट्रो स्टेशन के पास भीख मांगते हैं। कुछ लोग दावा लगाते हैं कि कुछ भिखारी जानबूझ के डिसेबल्ड हो जाते हैं या फिर डिसेबल्ड होने की एक्टिंग करते हाँ। हैं भीख मांगने के लिए। जैसे 40 साल पुरानी एक रिसर्च ने दिखाया कि कैसे एक 60 साल के भिखारी बूढ़ो अपना पैर दिखाते हैं लोगों को भीख मांगने से पहले, और उस पैर में कोई बीमारी नहीं है। अब ये चीज हो सकती है कि कुछ लोग करते हो, पर हमारे पास ये भी एविडेंस है दिखाने के लिए कि सब लोग ये चीज नहीं करते। जैसे बाल किशन जो एक 45 ईयर ओल्ड फॉर्मर सोल्जर है, वो कहते हैं कि कोई भी अपनी बॉडी को काटेगा नहीं बस भीख मांगने के लिए। वो उल्टा कहते हैं कि उनको शर्म आती है कि उनको भीख मांगनी पड़ रही है अपनी इनकम के लिए। फिर तीसरा कारण है रिलीजन। अब मुझे पता है कि इस सेक्शन के लिए मुझे बहुत गालियां मिलने वाली है, तो मैं बस ये कहूंगा कि इसके बारे में सोचिए। अगर आप मुझसे डिसएग्री करते हैं तो जरूर कमेंट कीजिए। कुछ रिसर्चर्स ने कहा कि इंडिया में रिलीजन की वजह से भी कई लोग भीख मांगते हैं। जैसे हिंदुइज्म में दान करना, स्पेशली श्राद्ध या फिर मैरिज सेरेमनी के दौरान, एक आम बात है। बुद्धिज्म में भी कई लोग दूसरे के दान पर रहते हैं। और जहाँ इस्लाम में फॉर्मली भीख मांगना अलाउड नहीं है, पर इस्लाम में कई चीजें हैं जिस वजह से लोग भीख मांगते हैं। जैसे ज़कात का कॉन्सेप्ट जो कहता है कि लोगों को अपनी 2.5% संपत्ति। अच्छा, ये ज़कात का कॉन्सेप्ट है और इससे रिलेटेड मैं अपना ओपिनियन दे दूँ, पता नहीं इनका क्या ओपिनियन होगा। ज़कात एक ऐसी चीज़ है, अगर तो जितने भी मुस्लिम लोग हैं वो अगर ज़कात देने लग जाएं, उनके पास जितनी भी प्रॉपर्टी होती है, जितना भी उनके पास माल होता है, दौलत होती है, मतलब जो भी चीज़ें होती हैं, उन सारों के फिगर आउट के हिसाब से ज़कात देना वो शुरू अगर कर दे तो ज़कात देना गरीबी शुरू कर गरीब दे, बचेगा कोई ना, भी सबसे बंदा। पहले ज़कात वगैरह आप अपने रिलेटिव्स के अंदर देते हो, मतलब बिल्कुल। अपने करीबी रिश्तेदारों में से देते हो।
तो जब आप अपने करीबी रिश्तेदारों को ही ज़कात देनी शुरू कर दोगे, पैसा देना शुरू कर दोगे, और जो पैसे होंगे वो दोगे, तो ऑटोमेटिकली गुर्बत ख़त्म हो जाती है। तो ये एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है इस्लाम के अंदर, लेकिन इसको अनफॉर्चुनेटली फॉलो नहीं किया जाता। मतलब किया जाता है लेकिन बहुत कम, बहुत बहुत रेयर कम हो किया चुकी है ये चीज़। डोनेट कर देनी चाहिए। और इसी कारण की वजह से आपको कई भिखारी मिलेंगे मंदिर या फिर मस्जिदों के पास। ऐसे ही है, सफा राइट है तलीम, बात। जो ओरिजिनली है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से। वो कहते हैं कि वो काम नहीं कर पाए क्योंकि उनको पोलियो हो गया था। इसी वजह से वो पुणे के कौसर बाग मस्जिद के पास भीख मांगने लग गए। वो कहते हैं कि इस चीज की वजह से उनको अच्छी खासी इनकम मिल गई, जिससे वो अपना भाड़ा भी पूरा कर पाए, अपने बीवी बच्चों की देखभाल भी कर पाए और अपने फैमिली को गोरखपुर में पैसे भी भेज पाए। अनिल पाटिल जो एक सीनियर इंस्पेक्टर थे, उन्होंने कहा कि ये भीख मांगना तो कुछ लोगों के लिए बिजनेस बन गया है। भीख मांगना स्पेशली बढ़ जाता है रमजान के दौरान, और वो कहते हैं ऐसे लोगों को अरेस्ट करने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। तो प्रॉब्लम सॉल्व होगी कैसे? 1959 में बॉम्बे स्टेट ने एक लॉ पास किया था जिसकी वजह से भीख मांगना इलीगल हो गया। इसका मतलब था कि अगर आप भीख मांग रहे हो तो आपको अरेस्ट कर लिया जाएगा। पर हमें पता है कि इससे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। इस वजह से दिल्ली हाईकोर्ट और बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इस लॉ को कैंसिल कर दिया। इस लॉ में एक और प्रॉब्लम थी कि इस लॉ के हिसाब से बेघर लोग और भिखारी लोग एक समान थे। पर कई लोग होते हैं जो भीख नहीं मांग रहे, जो काम कर रहे हैं, पर उनको सड़कों पे रहना पड़ता है कई कारणों की वजह से। जैसे 2011 में दिल्ली में कई डेली वेज लेबरर्स और स्ट्रीट वेंडर्स काम करते हैं, पर उनके पास इतना पैसा नहीं है घर के लिए, जिस वजह से उनको रोड पर रहना पड़ता है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सरकार के लिए बहुत जरूरी है समझना कि प्रॉब्लम क्रिएट कैसे हुई। सोशल एक्टिविस्ट मोहम्मद तारिक कहते हैं कि ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें ये समझना होगा कि जब कोई भीख मांगना स्टार्ट कर देता है तो उनके लिए वापस समाज में जाना बहुत मुश्किल हो जाता है। पर कुछ गवर्नमेंट्स इस चीज को चेंज करने की कोशिश कर रही हैं, जैसे राजस्थान गवर्नमेंट, जिन्होंने एक रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम स्टार्ट किया है ताकि पहले जयपुर में और फिर पूरे राजस्थान में ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। इस चीज में 2 स्टेप्स हैं। पहला है कि हम उनकी बेसिक जरूरतों को पूरा करें, जैसे उनके लिए एक शेल्टर बनाए जहाँ वो नहा सकें, सो सकें और उनकी हेल्थ मॉनिटर की जाए। फिर वो लोग जो काम करने लायक है उनको ट्रेनिंग दी जाए ताकि वो एक जॉब कर सके। जैसे राजस्थान सरकार उनको 4 महीने की ट्रेनिंग दे रही है ताकि वो इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर या फिर सिक्योरिटी गार्ड बन पाए। ये प्रोग्राम रिसेंटली लॉन्च हुआ है तो हमें पता नहीं कितना सक्सेसफुल होगा, पर कम से कम काम तो कराया जा रहा है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। अब अगर आपके मन में सवाल है कि नेक्स्ट टाइम जब आप किसी भिखारी से मिलो तो क्या आपको उनको पैसे देने चाहिए या फिर नहीं, ऑनेस्टली मेरे पास इसका कोई अच्छा जवाब नहीं है। इस पूरी की पूरी वीडियो के अंदर बहुत सारी स्टोरीज हैं, और सबसे पहले एक मैंने अपना रीज़न रखा था कि यार मुझे ऐसा लगता है कोविड में ये चीज़ें सबसे ज़्यादा बढ़ी हैं, और इस वीडियो में भी उससे रिलेटेड भी बात हुई है। उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं कि अगर तो हमारी गवर्नमेंट्स जो होती हैं जिनको वो लोग टैक्स दे रहे होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा कमा रहे होते हैं, तो वो टैक्स दे रहे हैं, तो उस टैक्स के पैसे से इनको कोई ना कोई ऐसे काम करने चाहिए जिससे इन लोगों की हेल्प आउट हो सके, मतलब हेल्प हो सके। और इस तरह की हेल्प हो कि एक बार अगर उनको ये जिस तरीके से राजस्थान की गवर्नमेंट कर रही है, इस तरीके की अगर कोई चीज़ होती है, मतलब उनको जगह दे दी जाए, या होमलेस लोग हैं उन लोगों को जगह दे दी जाए, वो अपने किसी जगह पे रह के सुबह अपना काम कर सके। बल्कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट के अंदर जो रिसेंटली इमरान खान की गवर्नमेंट थी उसके अंदर ये चीज़ हुई थी कि मतलब उन्होंने काम किया था, इस तरह के शेल्टर होम्स बनाए थे जिसके अंदर खाना मिलता था और रिहाइश मिलती थी आपको, आप लोगों को सोने के लिए, नहाने के लिए अच्छी जगह, सारी चीज़ें मिलती थी। और हाँ, और सुबह उठ के आप अपने काम से वापस जा सकते हैं और शाम को वहाँ पर रुक सकते हैं। खैर वीडियो इंटरेस्टिंग है, आप लोगों का इससे रिलेटेड जो भी ओपिनियन है कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है। हम लोग मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।